हेलो साथियों। तो आज के इस सीरीज में मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है जल। ठीक है, तो यहां से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं सब समराइज कर दे रहा हूं आपको एक साथ में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। अणुभार कितना होता है? 18। 18 मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो 18.0151 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल होता है। वहीं पे भारी जल की बात करें तो भारी जल या गुरु जल, इंग्लिश में हैवी वाटर, और इसको लिखते हैं क्या? D2O। D2O, और इसका अणुभार होता है 20। कितना होता है? 20। सामान्य जल का कितना होगा? 18। इनका कितना होगा? 20। अगर आपसे पूछ ले कि आसुत जल का कितना होगा, तो आसुत जल का भी कितना होगा? 18। आसुत जल का मतलब एकदम शुद्ध, डिस्टिल्ड वाटर जिसको कहते हैं, तो उसका भी कितना होगा? 18 या 18.0151 ग्राम प्रति मोल। ठीक। जल, जल में अगर परमाणुओं का अनुपात पूछा गया तो जल किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो अगर इनके परमाणुओं का अनुपात पूछा गया तब बताओगे 2:1, 2:1। लेकिन भारात्मक अनुपात पूछ लिया तब बताओगे 1:8। कितना होगा? 1:8। ये 9 नहीं होगा, 1:8 होगा। कैसे होगा? हाइड्रोजन का होता है H2O है, हाइड्रोजन का 1/2 और ऑक्सीजन का 16, तो 2:16 कट जाएगा, कितना जाएगा? 1:8। 1:8। ठीक है भाई। यह एक उभयधर्मी होता है। यह क्या होता है? उभयधर्मी। यह अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए क्या होता है? जल H2O उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी होता है। यह एक बहुत बढ़िया ध्रुवीय विलायक होता है। ध्रुवीय विलायक का मतलब होता है एक बढ़िया PPS होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक नियतांक सबसे अधिक होता है। कितना? 78.39, 78.39 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है भाई। यह एक क्या होता है? पीपीएस होता है, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब अगर H2O को देखा जाए, H2O, तो ये टूटता है H प्लस OH माइनस में, तो ये H प्लस देता है, प्रोटॉन देता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक होता है। पृथ्वी पर जल की बात करें तो पृथ्वी पर जल कितना होता है? 71%। कितना है? 71%। और जिसमें से समुद्र कितना है? 97.33% केवल क्या है? समुद्र घेरे हुआ। ठीक है भैया। अब अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये पृथ्वी हो गया, नॉर्दर्न स्फीयर और साउदर्न स्फीयर। नॉर्दर्न स्फीयर में 61% होता है और साउदर्न स्फीयर में 81% होता है। ध्यान दीजिए, नॉर्दर्न स्फीयर में पूरे स्फीयर का 61% जल होता है और साउदर्न स्फीयर में पूरे स्फीयर का 81% जल होता है। ठीक है भाई। जल की बात करें, जल स्वादहीन, रंगहीन द्रव होता है। जल जो होता है वह स्वादहीन होता है और रंगहीन द्रव होता है। जल की विशिष्ट उष्मा, जल की विशिष्ट उष्मा 4184 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है 4184, या सीधे सीधे आपको मिल सकता है 4200 जूल प्रति किलोग्राम कैलोरी, केल्विन, कैलोरी नहीं केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ठीक भाई। घनत्व अगर देखा जाए तो घनत्व 298 केल्विन पर इसका घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml, या 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और जल का घनत्व सबसे अधिकतम किस पे होता है? तो जल का घनत्व सबसे अधिकतम जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है। इस बात को ध्यान देंगे, जल का घनत्व सबसे अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए बात करते हैं गलनांक। गलनांक इनका 273 होता है। कितना होता है? 273, या 0 डिग्री सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट। 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट ये होता है। क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन, या इसी को 100 डिग्री सेल्सियस, इसको कितना बोलोगे? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा।
खास बात, जल का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका आईयूपीएसी नेम, जल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? ऑक्सीडेन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेन, ऑक्सीडेन, ऑक्सीडेन। वहीं पे इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो रासायनिक नाम होता है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाइहाइड्रोजन H2O है, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, या डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड कर दो तो भी सही होगा। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड लिखो या डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड लिखो, सही होगा रासायनिक नाम। और इनका आईयूपीएसी नाम ऑक्सीडेन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेन। यह क्या होता है? जल क्या होता है? एक रासायनिक यौगिक होता है। क्या होता है भैया? एक रासायनिक यौगिक होता है। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। चलो यहां पर जल की संरचना की बात करें तो जल की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसका संकरण sp3 होता है, जिसका संकरण sp3 होता है, ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, लेकिन आकार बेंट वी शेप होता है। देखो ये उल्टे वी के आकार की दिख रहा है भाई, उल्टे वी के आकार का दिख रहा है इस तरह से, ऐसे उल्टा वी ये होगा। और अगर इसको ऐसा सीधा कर दिया जाए तो सीधा वी तो है, ये क्या है? उल्टा वी, वेंट वी शेप का होगा। दूसरी खास बात कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बंध लंबाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बंध लंबाई 95.7 पिकोमीटर होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बंध लंबाई 95.7 पिकोमीटर होता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी HOH का बंध कोण कितना होता है? 104.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 104.5 डिग्री। संकरण कितना होता है? sp3 होता है। संकरण sp3 होता है। बंध कोण कितना होगा? 104.5 डिग्री होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बंध लंबाई कितनी होगी? 95.7 पिकोमीटर होता है। अगर पूछे कि जल में कौन सा बंध पाया जाता है तो जल में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के, एकल बंध, द्विबंध और त्रिक बंध। एकल बंध में 1 सिग्मा, और डबल में 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। अगर जल में पूछे कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा। कितने पाई है? 0 पाई है। कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं? तो कितने हैं? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये ध्यान देना, इसके पास 2 लोन पेयर होता है। 2 लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बात आई समझ में भाई? संकरण sp3, ज्यामिति चतुष्फलकीय, आकार बेंट वी शेप के होते हैं। यहां तक क्लियर? इसके बाद आइए, अगर हमको तापमान बदलना हो तो सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, कैसे बदल लो? तो सूत्र होता है C/5 बराबर K माइनस 273/5 बराबर F ऋण 32/9। इस पे रख के C दिया हो, केल्विन में पूछ रहा हो, इसको बंद कर देना, इन दोनों को लेके निकालना। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पूछेगा तो इसको बंद कर देना, इससे बता देना। जैसे सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट में कहा जाएगा तो कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट होता। यहां पे 2 टर्म आते हैं, एक आता है हाइड्रोफाइल और एक आता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो जहां पे दिख जाए, हाइड्रो जुड़ जाए, एक्वा जुड़ जाए, हाइड्रो जुड़ जाए, एक्वा जुड़ जाए, इन सब का मतलब क्या हो गया? वाटर। और फाइल का मतलब होता है लव। फाइल का मतलब क्या होता है? लव। लव का मतलब होता है क्या? स्नेह, प्रेम, स्नेह, प्रेम, ये हो गया। और वहीं पे फोबिक का मतलब होता है फियर। फियर का मतलब क्या हो गया? डर। तो हाइड्रोफाइल है मतलब जल की तरफ आकर्षित होगा, हाइड्रोफोबिक है मतलब जल से दूर भागेगा। जैसे आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा एक, जिसमें आमी तो जो वो वाला है, क्या नाम है? भूलभुलैया। हाँ, भूलभुलैया में जो वो रामपाल अपने सर पे अगरबत्ती लेके कूदता है तो वो क्या करता है? पानी, तो वो कूदता है तो पानी से क्या होता है? डर, मतलब हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब हो गया पानी से डर। ठीक है भाई? तो हाइड्रोफोबिक मतलब जल से दूर भागने वाला। जैसे तेल हाइड्रोफोबिक होता है, वो जल में मिलना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, हाइड्रोफाइल मतलब जल से स्नेह, हाइड्रोफोबिक मतलब जल से डर। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये पॉइंट याद रखना। हाइड्रोजन के समस्थानिक
समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब जिनका स्थान समान हो। स्थान कब समान होगा? जब उनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। तो यानी समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात इनके रासायनिक गुण समान होते हैं किंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। एक एक एक, इनका जेड बराबर परमाणु क्रमांक सब समान। ए, इनका परमाणु भार 1 2 3 भिन्न, तो यानी ये क्या हो गया? समस्थानिक। कितने समस्थानिक हाइड्रोजन के? 3। कौन? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम से ही बनता है जल, ड्यूटीरियम से बनता है भारी जल, और ट्राइटियम जो होता है यह एक रेडियोधर्मी होता है। रेडियोधर्मी होता है मतलब इसका नाभिक अस्थायी होता है। इसका नाभिक अस्थायी होता है, यह एक रेडियोधर्मी होता है। इसमें से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, और इसकी अर्ध आयु काल जो होती है वो 12.33 वर्ष होती है। 12.33 वर्ष होती है, 12.33 ईयर होता है। ध्यान देना, ट्राइटियम से क्या निकलता है? बीटा कण। यह क्या होता है? रेडियोधर्मी होता है। कैसा होता है? रेडियोधर्मी होता है। और D2O क्या होता है? भारी जल होता है। क्या होता है? भारी जल। और H2O क्या होता है? सामान्य जल होता है। भारी जल का अणुभार कितना होगा? 20। सामान्य जल का अणुभार कितना होगा? 18। बात क्लियर है? और ट्राइटियम क्या होगा? रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, जिसका अर्धायुकाल 12.33 वर्ष होता है। अब हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन क्या होते हैं? 0। हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन क्या होते हैं? 0। तो न्यूट्रॉन क्या हो गया? 0। और अगर इसी के ऊपर H+ लग जाए, इसी के ऊपर H+ लग जाए तो मतलब ये इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। क्या कहते हैं भैया? प्रोटॉन। क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे। ठीक, चलिए यहां तक बात आ गई। भारी जल की बात करते हैं। तो भारी जल क्या होगा? D2O। भारी जल D2O नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, भारी जल का उपयोग जो होता है नाभिकीय संयंत्रों बोलो, नाभिकीय रिएक्टरों बोलो, में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका कार्य किया जाता है। अब ये इसका क्वथनांक कितना होता है? इसका क्वथनांक 104.4 डिग्री होता है। इसका क्वथनांक 101.4 डिग्री होता है। 101.4 डिग्री। और इसका जो pH होता है वह 7.41 होता है। इसका जो pH होता है वह 7.41 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल की मोलरता कितनी होती है? तो जल की मोलरता 55.55 होती है। कितनी होती है? 55.55 होती है। अगला, जल का त्रिक बिंदु। तो जल का त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु का तात्पर्य है कि जल अपने तीनों अवस्थाओं में जिस ताप पर पाया जाएगा वही उसका क्या होगा? त्रिक बिंदु होगा। तो जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन होता है। 273.16 केल्विन होता है। कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। यहां तक क्लियर? अब आते हैं जल की कठोरता के बारे में। अगर सामान्य जल होगा यानी साधारण जल होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं मृदु जल होगा। ठीक है, मृदु जल जो होगा वो साबुन के साथ झाग बढ़िया देता है, लेकिन जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ झाग कम देगा, कम ज्यादा देता है, यानी प्रेसिपिटेट ज्यादा देता है। तो अब कहता है कि क्यों होती है कठोरता? तो ये कह रहे हैं क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्या कह रहे हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, अगर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट उपस्थित हैं तो वह जल क्या होगा? कठोर जल होगा। क्या होगा? कठोर जल। अब इसमें दो प्रकार की होती है, एक होता है अस्थाई, एक होता है स्थाई। एक होता है अस्थाई कठोरता, एक होती है स्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता को बोलते हैं टेम्परेरी, जो ऐसा नॉर्मली है, बस थोड़े टाइम के लिए है, टेम्परेरी। तो वो किसके कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। बाइकार्बोनेट की वजह से मतलब बाय बाय, ठीक है, थोड़े टाइम में बाय बाय होंगे। तो ऐसे याद रखना कि बाइकार्बोनेट अस्थाई होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? अस्थाई, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थाई कठोरता होती है, जिसको हम लोग सामान्यतः गर्म करके और क्लार्क विधि द्वारा, क्लार्क विधि द्वारा मतलब उसमें बुझा चूना मिलाकर, बुझा चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस, जबकि चूना का सूत्र क्या होगा? CaO,
दो चीज होती है, एक स्लेक्ड लाइम और एक क्विक लाइम। क्विक लाइम अगर से पूछा आपसे बिना बुझा चूना तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, अगर आपसे पूछा बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। तो क्लार्क विधि में हम लोग स्लेक्ड लाइम बुझा हुआ चूना का प्रयोग करके इसको अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, इसको हम लोग गर्म करके, और दूसरा क्लार्क विधि यानी बुझा हुआ चूना मिला के इसको दूर कर सकते हैं। इसी को क्लार्क विधि कहा जाता है। क्लार्क विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम। यहां पे बात करते हैं स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। तो स्थायी कठोरता जो होती है, परमानेंट हार्डनेस जो होता है, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता होती है। कैसे दूर की जा सकती है? धावन सोडा से। तो धावन सोडा का सूत्र यहां पे इंपॉर्टेंट होगा, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, धावन सोडा का सूत्र Na2CO3.10H2O। यहीं पे अगर बेकिंग सोडा पूछ लिया तब क्या कहोगे? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई। अगर इसमें पूछ ले कि धावन सोडा में क्रिस्टलन जल कितना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, क्रिस्टलन जल कितना दिख रहा है? 10H2O। जो अंतिम में वही H2O जुड़ा हो दिखे वही उसका क्रिस्टलन जल होता है, वही उसका क्या होता है? क्रिस्टलन जल होता है। बात क्लियर? चलिए, तो पहला तो हम स्थायी कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं? धावन सोडा से दूर कर सकते हैं। दूसरा होता है केल्गन विधि। केल्गन विधि क्या होता है? केल्गन का सूत्र ये होता है Na6P6O18, सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट होता है Na6P6O18, इसी को कहते हैं केल्गन। क्या कहते हैं? केल्गन। हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन जानते रहिए केल्गन विधि द्वारा स्थायी कठोरता को दूर करते हैं। ये बिल्कुल याद रखना कि स्थायी कठोरता धावन सोडा, केल्गन विधि, आयन विनिमय विधि, या इसी को जियोलाइट या परम्यूटेड विधि भी कहते हैं। तो आयन विनिमय विधि, जियोलाइट विधि, परम्यूटेड विधि या संश्लेषित रेजिन विधि द्वारा स्थायी कठोरता दूर होती है, जबकि अस्थायी कठोरता गर्म करके और क्लार्क विधि द्वारा दूर की जा सकती है। आयन विनिमय विधि, जियोलाइट या परम्यूटेड विधि में हम लोग जियोलाइट जो लेते हैं वो जियोलाइट यही होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, NaAlSiO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का उपयोग करते हैं। और चौथी विधि है संश्लेषित रेजिन विधि, का उपयोग करके हम जल की स्थायी कठोरता को दूर करते हैं। तो यहां तक पूरा रहा जल के बारे में, जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता था मैंने आपको सब कवर करा दिया। एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बोरा भर के दीजिए कमेंट। ठीक है भाई, चलिए लाते हैं आपके लिए खूबसूरत सा नया बढ़िया लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।